आ रही है। गौतम बुद्ध नगर से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। जी हां, गौतम बुद्ध जिले से अब आंशिक कर्फ्यू हटा दिया गया है। कल से खुलेंगे सभी दुकान और बाजार। जिले के सरकारी ऑफिस में 50% स्टाफ के साथ कामकाज होगा। हर कार्यालय में एक कोविड हेल्प डेस्क बनाने की जरूरत होगी, यानी ये मैंडेटरी कर दिया गया है। वीकेंड पर जारी रहेगा आंशिक कर्फ्यू, यानी कि शनिवार और रविवार को जो आंशिक कर्फ्यू लगता था वो अभी भी जारी रहेगा। वाराणसी, मुजफ्फरनगर को भी राहत मिली है। गाजियाबाद से भी अब आंशिक कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अब कुल 71 जिलों से कोविड कर्फ्यू को हटा दिया गया है। मेरठ, लखनऊ में अभी भी कोविड कर्फ्यू बरकरार है। सहारनपुर और गोरखपुर में भी सख्ती जारी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कुछ जिलों में तो राहत दी गई जिसको अभी तक कोविड कर्फ्यू से राहत नहीं मिली थी, लेकिन लखनऊ इसमें भी शामिल नहीं है। और देखिए, बिल्कुल लखनऊ उन जिलों में शामिल है जहां पर स्टार्टिंग से ही ज्यादा केसेस आ रहे थे। सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये वो जिले थे जो लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बने भी हुए थे। लेकिन जब एक हफ्ते पहले सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि 600 से कम केसेस वाले जिलों को कर्फ्यू से फ्री कर दिया जाएगा, तो उसमें भी लखनऊ शामिल नहीं था। और अभी तक भी लखनऊ में 600 से ज्यादा सक्रिय केसेस हैं, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि 3 और जिलों में। तो अगर बात की जाए आज की टीम 9 की बैठक की, तो इस बैठक के बाद ये कहा गया कि अब चूंकि 71 जिले ऐसे हो चुके हैं जहां पर 600 से कम एक्टिव केसेस हैं, वहां पर सोमवार से कोरोना कर्फ्यू फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन इन 4 जिलों को लेकर बैठक मंगलवार को किया जाएगा। यानी कि वो 4 जिले जहां पर अभी भी 600 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, एक्टिव केसेस हैं, उनको लेके एक बार फिर से मंथन होगा। मंगलवार को बैठक किया जाएगा। बैठक के बाद ये देखा जाएगा कि भाई क्या कारण है कि इन 4 जिलों में एक्टिव केसेस कम नहीं हो रहे हैं, और अगर इस बीच कम हो जाते 3-4 दिनों में तो उसको कर्फ्यू से फ्री कर दिया जाएगा। तो सरकार जिस ब्लूप्रिंट पे चल रही थी कोरोना कर्फ्यू को फ्री करने को लेके, इसमें करीब 71 जिले आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं इस कैटेगरी में। लेकिन अभी भी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस अभी भी कम नहीं है, 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। लिहाजा यहां पर फिलहाल कोई छूट देने की या ढील देने की गुंजाइश नहीं है फिलहाल। ठीक है अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। और लखनऊ से बड़ी खबर ले लेते हैं। तमाम कयासों के बीच आज बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और गवर्नर की मुलाकात राजभवन में हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में राधा मोहन सिंह ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। वहीं यहां भी कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शानदार काम कर रही है। तो मुलाकात के बाद एक औपचारिक मुलाकात, राधा मोहन सिंह ने इस तरह की बातें मीडिया से की और साथ ही उन्होंने कहा कि योगी का काम शानदार है और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसको बिल्कुल दरकिनार किया। तो आज जो मुलाकात हुई, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने गवर्नर हाउस पहुंचे थे राधा मोहन सिंह, और कुछ देर मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी, इसके बहुत ज्यादा मायने आप लोग मत निकालिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तारीफ करते हुए कि योगी सरकार अच्छा कामकाज कर रही है और इसी तरह से वो काम करती रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीर गवर्नर के साथ राधा मोहन सिंह की। और मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने बातचीत की उनसे। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से राधा मोहन सिंह के साथ गवर्नर की मुलाकात हुई है। राजभवन के बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राजभवन जाते राधा मोहन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उसके बाद जब तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि किस तरह से मुलाकात और क्यों मुलाकात रही, तो उन्होंने इसको एक औपचारिक मुलाकात बताया। और साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है और इसलिए कुछ भी अटकलें निकालना गलत है। यूपी प्रभारी बनने के बाद अभी तक महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब ये मुख्यमंत्री थी, मैं कृषि मंत्री था, तो गुजरात से मेरा पुराना परिचय था, लेकिन 6 महीना के अंदर मैं भेंट नहीं कर पाया था। तो इसीलिए आज मैंने उनसे भेंट की है और ये औपचारिकता थी, मात्र औपचारिकता थी। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर काफी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, बदलाव कुछ हो सकते हैं सर क्या?
गवर्नर साहिबा से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई थी, उसी कारण से आज मैं उनसे मिलने गया था। ये मेरा औपचारिक व्यक्तिगत में कोई बदलाव के आसार हैं? ऐसा कुछ मामला नहीं। उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जब आपने सवाल किया कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या ये मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पर्सनल मुलाकात थी और 6 महीने से मैं मिल नहीं पाया था। यानी हर बार की तरह इस बार भी ये कहा जा रहा है कि बस एक औपचारिक मुलाकात भर। देखिए, इसके मतलब बहुत ही गहरे हैं, समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक तो मुद्दा ये है कि आज राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई राज्यपाल से, और दूसरा बड़ा मुद्दा ये कि जो सियासी अटकल है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, तो मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, इसको लेके आज प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही है या जो बाकी संगठन के लोग बता रहे हैं या सूत्र बता रहे हैं, तो इस कयास से इनकार नहीं हो सकता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होगा या कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव होंगे, बदलाव की बेहद गुंजाइश है इन 10-15 दिनों में ही, लेकिन इन बदलाव की गुंजाइशों को आज की इस मुलाकात से जोड़ना, कम से कम मुझे जो समझ में आया, जो देख के लगा, अब वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो राधा मोहन सिंह ने जो बयान दिया उस पर गौर करना होगा। उन्होंने ये कहा कि जब वो कृषि मंत्री थे केंद्र में, तब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री थी और इन 6 महीनों में उनकी मुलाकात हो नहीं पाई है, तो बतौर प्रभारी आज वो उनसे पहली बार मिलने के लिए गए हुए थे। 11:20 पर वो अंदर गए हुए थे और 12 बजे वो बाहर निकले हैं, तो करीब आधे घंटे की ये मुलाकात रही है। इस आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने कहा कि चाय पर चर्चा हुई है और जनरली बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी यहाँ पर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इस बीच बदलाव की गुंजाइश है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इस पर सीधे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन दोनों ही बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार है उत्तर प्रदेश की। तो ये यहाँ पे उन्होंने खारिज करने का प्रयास किया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े बदलाव हो जाएंगे या नेतृत्व में बड़े परिवर्तन हो जाएंगे, तो फिलहाल कम से कम आज की इस मुलाकात से मुझे ऐसा नहीं लगा। दूसरी बड़ी बात ये भी यहाँ पे कहा गया, सूत्रों ने ये बताया कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेके या बड़े बदलाव को लेके बात होती या समय मांगना होता, तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के जाते राजभवन में मुलाकात करने के लिए और वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेके या शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेके समय मांगते हैं। यूपी प्रभारी जो कि संगठन का हिस्सा है, संगठन के पदाधिकारी है यूपी प्रभारी, तो उनका समय मांगना या शपथ ग्रहण करना या मंत्रिमंडल विस्तार को लेके कोई बात करना ठीक नहीं है, कम से कम प्रोटोकॉल के लिहाज से। तो दो बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इससे ये समझना होगा कि राधा मोहन सिंह की आज की इस मुलाकात का मंत्रिमंडल के विस्तार से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुलाकात के बाद जो बातें निकल कर आ रही है अनामिका, यही कि ठीक है, ये तो औपचारिक मुलाकात होगी, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी ही बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तय होगा कि विधायकों का सियासी भविष्य क्या होने वाला है। परफॉर्मेंस के आधार पर विधायकों को टिकट मिलेगा। बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक हर विधायक के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी, उसके बाद ही उनका टिकट फाइनल होगा। एक तरफ तो मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है और अब ये खबर आई है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के विधायकों का तैयार करने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है 2022 के लिए अगर टिकट लेना है तो आपके परफॉर्मेंस में सुधार होनी चाहिए और जनता के बीच आपके काम को दिखना चाहिए। और इसी को लेकर ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। जिला स्तर से लेकर हर लेवल पर इसकी जांच की जाएगी, प्राइवेट एजेंसियों को जांच सौंपी जाएगी और इसके बाद ये पता चलेगा कि कौन से विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 2022 के लिए इन्हें टिकट दिया जाएगा। और अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलीगढ़ शराब कांड के 1 लाख रुपए का इनामी ऋषि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि अलीगढ़ पुलिस ने अब कर दी है। एसएसपी कलानिधि नैतानी ने ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस की कई टीमें लगाई हुई थी, उन्होंने बताया जिस तरह से, और बताया कि अलीगढ़ पुलिस ने ऋषि शर्मा के ऊपर इनाम घोषित किया था। पहले 50,000 रुपए, फिर बढ़ाकर इसे 75 किया गया और बाद में से 1 लाख रुपए कर दिया गया।
अलीगढ़ शराब कांड में अब तक शराब से 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जहरीली शराब कांड में ऋषि शर्मा मुख्य आरोपी है। तस्वीरें ऋषि शर्मा की हम आपको गिरफ्तारी की भी दिखा रहे हैं। जिस समय ऋषि शर्मा को गिरफ्तार किया गया, बहुत दिनों से तलाश हो रही थी इस घटना के बाद से और लगातार ये फरार चल रहा था। इनाम की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन फिर बाद में ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषि शर्मा की, जो अब पुलिस गिरफ्त में है। बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा, जो 25,000 का इनामिया था, उसको एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था, जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आज ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कल प्रशासन ने जावा में उसके फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया। ऋषि शर्मा ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर चारदीवारी कर रखी थी, जिसको गिराकर प्रशासन ने मुक्त करा लिया। पुलिस का दावा है कि ऋषि शर्मा के पास 40-50 करोड़ की संपत्ति है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें 2 दिखा रहे हैं। शराब कांड का मुख्य आरोपी जो है वो अब पुलिस के कब्जे में है और कल जिस तरह से प्रशासन ने उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया था, उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और बुलंदशहर में बड़ी खबर आ रही है। मुनादी के दौरान ग्रामीणों से बोले बुलंदशहर के सीओ सिटी संग्राम सिंह। कहा, ग्रामीणों की गैर जिम्मेदारी से शराब पीकर लोग मरे हैं। गांव में कहीं भी शराब की बिक्री हो रही है तो तुरंत सूचना दी जाए। सीओ सिटी संग्राम सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और आप ही लोगों की जो गैर जिम्मेदार तरीके से लोग मरे हैं, सूचना मिलती है गाँव में कोई बेचता है तो आप लोग पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। आप नोट कर लीजिए, गांव में कोई आदमी शराब बेच रहा है, आप तत्काल एसडीएम साहब को बताइए, मुझे बताइए। यदि आपको लग रहा है कि पुलिस मुड़ी हुई है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कॉपी लो, नंबर नोट करो। पहले तुम लोग के पास मोबाइल में कर लो अपने। 94 54 40 15 52। अभी लिखवा देंगे नंबर। 94 54 40 15 52 मेरा नंबर है। 94 54 41 67 29 अभी नोट करवा देंगे। और प्रतापगढ़ से खबर है, यहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगों पर दंपत्ति को पीटने का आरोप है। घर में घुसकर पीटने का आरोप इन दबंगों पर है। दबंगई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है किस तरह से ये दबंग घर में घुसे दंपत्ति को पीटा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। गिर गया मेरे चाचा के पीछे। और हम आपको बता दें कि कुंडा में जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, दबंग ढाबा संचालक फरार बताया जा रहा है। कुंडा कोतवाली का माझी गांव की घटना बताई जा रही है। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, यहां के मंधाता थाना क्षेत्र में घर में आई बारात को दुल्हन ने लौटा दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के डांस नहीं करने पर दूल्हे ने यह हंगामा शुरू किया, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के नशे में होने का भी आरोप लगा है। वहीं बाद में दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे पक्ष के लोगों को दूल्हे सहित बंधक बना लिया। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुल्हन की शादी से इनकार कर दिया और फिर बारात को लौटा दिया। यहां के मंधाता इलाके में ये सब कुछ देखने को मिला, जहां डांस नहीं करने से दूल्हा नाराज हो गया और इसके बाद दूल्हे ने के नशे में होने का आरोप भी लगा, जिसके बाद दुल्हन ने बारात को वापस भेज दिया। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। मौत का अब नहीं है डर, फिर भी जिंदगी से क्यों रहे बेखबर। 124 साल की दादी रहती बेगम की हौसले बुलंद, क्योंकि कोरोना को है हराना, टीका है लगाना। ये तस्वीर अब वायरल है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला रहती बेगम है, जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के क्राल इलाके की रहने वाली है। रहती बेगम की उम्र 124 साल है
और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने टीका केंद्र जाकर कोरोना टीके की पहली डोज ली और इसे खुद कहा, अपनी जबान से कहा कि पिछले जमाने में ऐसा इलाज नहीं था कि लोगों को अगर कोई बीमारी होती थी वो इलाज नहीं कर सकते थे। आज वो इलाज मैसर है। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने रहती बेगम के टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में रहती बेगम कुर्सी पर बैठी हैं और आराम से टीका लगवा रहे हैं। तस्वीर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में रहती बेगम के हौसले और हिम्मत की तारीफ की। दादी ने भी लिया है, शी इज़ 124 years old एंड शी इज़ ओके। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई शक व शुबा, देयर इज़ नो एप्रहेंशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के तहत जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 124 साल की रहती बेगम इस अभियान के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लें और सुरक्षित हों। यही नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान का भी मकसद है, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। जब उम्र रसीला लोग कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। इस तरह दादी दूसरों के लिए मशल राह बनी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, करेरी।